गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो शायद इवनिंग में अपलोड होगी। लीगल का जो वीडियो है वो ज्यादातर इवनिंग में 6 बजे ही अपलोड होता है। तो पहले कुछ बातें, फिर उसके बाद आज हम लोग ह्यूमन राइट्स एमसीक्यूज देखेंगे। लेक्चर 12 है आई थिंक, और 13 14 लेक्चर तक जाते जाते इसको समापन कर देंगे, या बहुत होगा तो खत्म ही हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। अब कुछ सेट्स प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले कुछ सजेशन हाउ टू टैकल योर सीयू सेट एग्जाम इन लास्ट 15 डेज। सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अब पहले तो आप सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डेली अगर आप एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा अपना मानना है कि आप डेली अपने आप को 2 से 3 नंबर इंक्रीज कर रहे हो। चलो पहले हम उसको कर लेते हैं ना, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, तब बात करते हैं। थोड़ा सा अलग आराम रहता है, ऐसे हम अपने अपना चेहरा देखते हुए तंग हो जाता लगता है कि अपने से बात कर रहे हैं। ऐसे भी सुबह उठ के वीडियो रिकॉर्ड करने में नींद में ही लगता है कि आदमी बोल रहा है। इसीलिए बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं है। सुबह काम करने में मुझे ज्यादा मजा आता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एमसीक्यूज देखेंगे ह्यूमन राइट्स इंडिया के। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आप टेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और वीडियोस मुझे नहीं पता है कि कब अपलोड होगी, ये कब आप तक ये मैसेज आएगा, लेकिन मैं पहले भी लेक्चर्स में आपको बोल चुका हूँ। बिना सेट प्रैक्टिस के अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ किताब पढ़ के या सिर्फ यहाँ सक्सेस का वीडियो देख के या किसी भी एकेडमी पर किसी भी कहीं इंस्टीट्यूशन में वीडियो देख के आप पास कर जाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने जो गलती की है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा भी च्यू सेट में बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं था, लकीली था कि चलो उस समय कंपटीशन भी कम थे और ठीक था, थोड़ा बहुत तो मेहनत था। ये क्लैट के स्टूडेंट थे तो थोड़ा बहुत उधर से तैयारी चल रहा था, तो इजिली टैकल हुआ। और सीयू सेट का एग्जाम, सीयू सीटी का एग्जाम उस समय जब मैंने दिया था 2018 में, तो बहुत आसान लगा था। और आसान लगने का रीजन लगा था दो चीज। अगर क्लैट की अगर मैं बात करूं तो क्लैट में मुझे जो पर्सनली सबसे इजी सब्जेक्ट्स लगते हैं, पांचों में वो तीन लगते हैं: मैथ, रीजनिंग एंड लीगल स्टडीज। मैथ 20 नंबर के आते थे जब हम क्लैट देते थे, तो 20 नंबर के जब मैथ्स आते थे तो 20 में मेरा कोशिश ये रहता था कि 15 से 16 मैथ्स मिनिमम आपको सही बनाने हैं। मैथ्स में बेनिफिट क्या होता है कि आप देखो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जीके की अगर जब हम बात करते हैं, जीके वगैरह में क्या होता है, या तो आपका आंसर आएगा या तो आपका आंसर नहीं आएगा। बात खत्म। आपसे पूछा क्या कि भैया पीएम का नाम क्या है, या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। आप कोई फॉर्मूला से निकाल ही नहीं सकते हो कि अच्छा यहाँ से ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैथ्स में बेनिफिट क्या है आपके साथ कि मैथ्स बनेगा ही। मैथ एक बार गलती होगा तो दूसरे बार चांस है उसको सही करने का। मैथ बनेगा। और ये तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, और बढ़िया है कि आप अपना जो ऑप्शन उसको चेंज कर सकते हैं। मैथ्स पे फोकस करिए। आप उसके बाद क्या फोकस करिए भैया, तो आप रीजनिंग पे फोकस करिए। रीजनिंग हमारे समय जब हम दिए थे वो क्लैट के एग्जाम में बता रहा हूँ, क्लैट के एग्जाम की उससे मैं इसको कंपेयर करूँ तो 40 रीजनिंग आते थे। इजिली आप टैकल करोगे रीजनिंग। और रीजनिंग कोई बोलता है कि बहुत टफ आते हैं तो वो रीजन बेस्ड रहते हैं। रीजनिंग टफ नहीं होता है। रीजनिंग में थोड़ा सा अपना माइंड को एकदम नॉर्मल करके आप यूज करो। जीके पे आप फोकस करोगे तो जीके देखोगे जो आ रहा नहीं आ रहा। लीगल स्टडीज में भी क्या है कि आंसर्स आपको आएंगे। कुछ जो स्टैटिक आंसर पूछ दिए जाएंगे, जैसे किसी चीज का फुल फॉर्म बताओ, या कुछ कभी एट कुछ पूछ दिया गया तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत इजीली टैकल कर लोगे लीगल स्टडीज में। और रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, वो आप अगर ये सेट प्रैक्टिस करोगे तो वहां आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं जब एग्जाम देता था तो मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। मेरा अपना जो प्लानिंग था एग्जाम देने में, हम अपना प्लानिंग बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप जीके टैकल कर लो। जीके क्या होगा कि अगर आपके पास 50 क्वेश्चन भी है ना, तो आप 5 से 7 मिनट में पूरा जीके देख जाओगे। जीके में क्या है, 10 सेकंड से 15 सेकंड आप खोले, आंसर है, पढ़ लिया, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भैया पलट दिए। सोचना नहीं है। हम 5 सेकंड उसको सोचने में खर्च कर सकते कि अच्छा ये हम पढ़े तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम 1 मिनट तक बैठ के वहां सोच के कुछ यूटिलाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो हम 1 मिनट सोचे और गलत आंसर मार के आए और निगेटिव मार्किंग मेरा चला जाए। 5 से 7 मिनट में जो जीके होगा, तो जीके का जितना टाइम बचेगा वो हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग पे यूटिलाइज करेंगे। जो मैथ्स अगर 10 सेकंड में हम बना रहे थे, वो 30 सेकंड में हम बना रहे थे, उस मैथ्स को हम 40 सेकंड देंगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम वहां पर 10 सेकंड में एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो मेरा आंसर आने वाला है। रीजनिंग में अगर हम 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो मेरा आंसर आने वाला है। और
इस तरीके से आप करना। तो सबसे पहले आप जीके पे फोकस करना, देन उसके बाद यहाँ तो अलग अलग देन एग्जाम होंगे, लेकिन जब जनरल एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जीके पे, और जीके के बाद फोकस नहीं करना, पहले उसके क्वेश्चन को टैकल करना। हो सकता है कि जीके में आपके 50 में 15 ही बने, हो सकता है आप डिप्रेशन में भी जाओ, क्योंकि भाई 50 में 15 कहाँ ही कोई सेलेक्ट करेगा, कोई नहीं सेलेक्ट करेगा, एकदम बात नहीं होता। लेकिन जहां उसमें 50 में 15 बने, को हो सकता है कि मैथ्स आपका 20 का 20 सही हो जाए, 18 भी मान लो, 18 तो मान ही सकते हो। रीजनिंग अगर 40 नंबर का भी आता है, अगर 35 नंबर भी सही हो जाए, तो समझ रहे हो आप, मैथ्स और रीजनिंग में अगर 35 और 18 आ रहा है, तो समझ रहे हो जी के जितना बाहर है सब खत्म कर दे रहा हो। जी के 15 आप सॉल्व किए हो तो ये दिक्कत नहीं है, 60%, 65% तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो वहां तो बिलो 65 था, लेकिन यहाँ जब अबव 80%, 85% आप टैकल कर दे रहे हो, तो सब आपका मेंटेन कर देता है। तो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आना है। सीयूईटी का एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं है आपके लाइफ का, तो इस तरीके से टैकल करना है। और फर्स्ट एग्जाम है, एकदम फर्स्ट एग्जाम है आपके लिए, सबसे 12th के बाद सबसे पहला एग्जाम, एकदम सबसे नॉर्मल एग्जाम यही है। तो इसको एंजॉय करके टैकल करना है, एंजॉय करके टैकल करना है। यार क्वेश्चन है, देखा जाएगा, अरे बना तो बना, नहीं बना तो और बढ़िया कहीं एग्जाम देंगे। और सीयूईटी में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डोमेन पेपर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। अगर मेरे से 15 जीके यही आ रहा है, तो हम 20 नहीं बनाएंगे 5 नेगेटिव आने के लिए। हो सकता है आपको 15 आ रहा है, किसी को 12 ही आ रहा हो सकता है इस बार का क्वेश्चन टफ हो सकता है कुछ भी, कि इस बार का क्वेश्चन इतना टफ हो गया किसी से 10 ही बना, आप 15 बना रहे हो। अब जब 15 मैक्सिमम स्कोर है, तो सिलेक्शन भी उसी कट ऑफ पे होगा ना। तो कभी भी अपने आप को पहले कम नहीं समझो, और हरदम से अगर आपको लगे कि आप 70 to 72% क्वेश्चन सही टैकल कर लिए हो, 72% क्वेश्चन, 72 75% एकदम सही टैकल कर लिए हो, एक क्वेश्चन आगे टच करने का काम नहीं है, एक क्वेश्चन आगे टच नहीं करना। उसके बाद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कहीं लॉजिक कुछ नहीं, तो वो आपके निगेटिव मार्किंग से बचाएगा। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम लोग कैसे टैकल करते हैं। 4-5 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ये सिर्फ एक डेमो था ह्यूमनआइट का, एमसी कुछ कैसे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी 5 में से आएंगे। तो प्लीज आप खुद से सेट प्रैक्टिस करो यार, गूगल पे तो अब इतने यार सारे सेट मिल जा रहे हैं। ये भी कोई मेरा बनाया हुआ थोड़ी क्वेश्चन है, हम भी कहीं से खोज के निकाले। तो ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो पहला चार्टर कौन था ह्यूमन राइट्स के लिए, आपके पास 4 दे दिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, साइरस सिलेंडर एंड लास्टली नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो जाएगा साइरस सिलेंडर पे। अब साइरस सिलेंडर कहाँ था, क्या था, उतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना है साइरस सिलेंडर। इसके बाद बात करते हैं भैया कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस आज भी रहा है। यूएन इकोनॉमिक समिट, वर्ल्ड वॉर, या नन ऑफ दिस, आप बताओ आंसर। इसका आंसर बहुत क्लियर है, और बहुत सारे उसके कन्वेंशन भी हुए हैं, तो इसमें कोई आपको सोचने का काम ही नहीं है। वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन राइट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा है, नो डाउट, बट उसका इंपॉर्टेंस जो बढ़ा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है, वो प्ले किया है यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड का भी बहुत ज्यादा रोल बढ़ा है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के भी बहुत ज्यादा रोल बढ़े हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी एम्बिट बहुत बढ़े हैं, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के भी एम्बिट बहुत बढ़े हैं। तो आप देखोगे वर्ल्ड वॉर जो था, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेबरर्स के राइट में भी बहुत कुछ इजाफा हुआ है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और ह्यूमन राइट्स कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 चीज आप याद रखना, फर्स्ट चेयरमैन कौन है और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। फर्स्ट चेयरमैन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट चेयरमैन आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो कौन है भैया, तो आप देखिए रोजवेल्ट साहब। तो आपके पास जो ऑप्शन आएंगे आप देख लीजिएगा, और रोज से याद रखिए गुलाब, क्योंकि भैया ये भी जो ह्यूमन राइट्स है कहीं ना कहीं हमारा फूल की तरह ही है, कली की तरह ही है, और जिस तरीके से उसे संजो के रखा गया है। और सबसे अच्छा फूल किसको अभी तक माना गया है, बहुत लोगों का ऑप्शन बहुत कुछ होगा, लेकिन गुलाब। तो आप रोजवेल्ट याद रखिएगा कि भैया बहुत सारे रोजेस को बेल्ट से बांध के रखे हैं, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो ह्यूमन राइट्स में ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ह्यूमन राइट डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, आप बताना। 10 दिसंबर, ये याद रखना भैया कि कब किया जाता है ऑब्जर्व, तो 10 दिसंबर को किया जाता है, ये हमेशा से याद रखना।
इसके बाद बात करेंगे भैया तो ह्यूमन राइट्स का जो एनएचआरसी है कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। हमने लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि वो एक्ट आया था, उसके बाद हमने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था। एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था आपका 1993 में। तो इजिली आप इसको टैकल करोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ह्यूमन राइट्स डे कब है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज आप याद रखना। रोजोल साहब को याद रखना, उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, ये जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। बाकी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, एकदम जम के काम करना है। राइट टू एजुकेशन कहाँ दिया गया है? राइट टू एजुकेशन 1921 21A 14 में 41 इक्वलिटी की बात करता है। 19 बहुत सारे फ्रीडम्स की बात करता है। तो फ्रीडम कभी भी आपको एजुकेशन का राइट वगैरह की बात नहीं की गई है। 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। बचा कौन? तो भैया हमारे पास 20 ए बचा, 21A, 20 ए नहीं 21 ए बचा, और 21 ए राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आप ये बताना कि राइट टू एजुकेशन जो है ये किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और कब ऐड किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 86 अमेंडमेंट था, आप ये बताना कब किया गया था, या दोनों चीज आप बता देना। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि मैं दिन में कुछ भी बोल सकता हूँ भैया। सुबह 4 बजे जब वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है तो आदमी कुछ भी बोलता है, तो इसीलिए प्लीज आप देख लेना उसको। लेकिन आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। आप लोग वीडियोस देखते तो हो, शेयर वगैरह करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, कोई बात नहीं, लाइक का तो काम नहीं, एटलीस्ट शेयर भी कर दो, या बाकी कुछ कमेंट्स में दिक्कत है बता ही दो कि भैया ये दिक्कत है। ठीक है, देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। बाकी ठीक है, और देखते हैं। राइट टू एजुकेशन तो हम लोग देख लिए, इसके बाद आते हैं तो भैया यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मेरे हिसाब से तो वन होना चाहिए, बाकी देखा जाए। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, आप याद रखना। हाई लेवल कमिटी, हेल्थ कमिटी सब नहीं होता है, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, आप ये चीज याद रखना। नॉन ऑफ अबव भी बहुत जगह आ रहा है, देख लेना कहीं नहीं मार देना गलती से, कहना कि नहीं समझ आ रहा है, यही होगा, गलत हो जाएगा। गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग फ्री नहीं बोलना है कि आप ही बार बार बोल रहे नॉन ऑफ अबव हर बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, नहीं हम नहीं बोले हैं। ये नींद में नहीं, हम जग के बोल रहे हैं, हम नहीं बोले हैं। एनएचआरसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर भैया कहाँ पे है? तो चलिए राजधानी में। कहाँ पे है? राजधानी ना, पुरनका नहीं, नया राजधानी दिल्ली में, हाँ दिल्ली में है। तो आज के लिए बस इतना ही।